दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी लेना चाहता है तो गवर्नमेंट उसे एक बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट यानी एलटीसी एडवांस तो देती है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कंडीशन भी छुपी होती है। चलिए समझते हैं। CCS LTC रूल्स 1988 का रूल 15A साफ साफ बताता है कि गवर्नमेंट LTC के अंतर्गत यात्रा शुरू होने से पहले होने वाले अपफ्रंट एक्सपेंसेस को आसान बनाने के लिए एडवांस देती है। लेकिन यह एडवांस कभी भी पूरे एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होता, बल्कि यह एडवांस हमेशा एस्टिमेट अमाउंट के 90% हिस्से तक ही सीमित रहता है। और यह कैलकुलेशन भी आपकी राउंड जर्नी के रीइंबर्सेबल अमाउंट पर बेस्ड होती है, जो एंटाइटलमेंट रूल्स के हिसाब से निकलती है। यही वजह है कि एम्प्लॉई को यात्रा शुरू करने से पहले पूरा खर्च अपनी जेब से नहीं उठाना पड़ता, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट यह भी इंश्योर करती है कि एडवांस एक कंट्रोल्ड लिमिट के अंदर ही रहे। इसलिए आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से कौन सी ट्रैवल क्लास अलाउड है, कौन सा अप्रूव्ड मोड परमिटेड है, डिस्टेंस कितना है, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एस्टिमेटेड फेयर कैलकुलेट किया जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस एस्टिमेट को वेरीफाई और अप्रूव करती है और तभी एडवांस रिलीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी रमेश है जिसकी पोस्टिंग दिल्ली में है और वह अपनी फैमिली के साथ चेन्नई जाना चाहता है, और जैसे ही रमेश अपनी LTC अप्लाई करता है उसे पता चलता है कि पूरी यात्रा का खर्च लगभग 32,000 रुपए आने वाला है। लेकिन अप फ्रंट इतनी बड़ी अमाउंट अपनी जेब से देना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, और यही वजह है कि वह LTC एडवांस अप्लाई करता है, जिसके लिए अकाउंट सेक्शन एंटाइटलमेंट रूल्स देखकर पहले यह चेक करता है कि रमेश एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल है या ट्रेन क्लास के। फिर यह देखता है कि दिल्ली से चेन्नई का अप्रूव्ड मोड क्या है, डिस्टेंस कितना है और उसके ग्रेड पे के अनुसार कौन सी ट्रैवल क्लास एडमिसिबल है। और इन सारी कैलकुलेशंस के बाद एस्टिमेटेड रीइंबर्सेबल अमाउंट करीब 30,000 रुपए निकलता है, जिसका 90% यानी 27,000 रुपए गवर्नमेंट एडवांस के रूप में सैंक्शन कर देती है, ताकि रमेश को टिकट्स बुक करने में फाइनेंशियल प्रेशर न पड़े। लेकिन साथ ही सिस्टम यह भी इंश्योर करता है कि ये एडवांस एक कंट्रोल्ड लिमिट में ही रहे, क्योंकि पूरी कॉस्ट का एडवांस नहीं दिया जा सकता और न ही एंटाइटलमेंट से बाहर की ट्रैवल को कवर किया जा सकता है। और जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एस्टिमेट अमाउंट वेरीफाई और अप्रूव कर देती है तो पूरा एडवांस सीधे रमेश के अकाउंट में आ जाता है, जिससे वह बिना किसी परेशानी के अपनी जर्नी की प्लानिंग आराम से कर पाता है। कई बार LTC लेते समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि एम्प्लॉई और फैमिली अलग अलग यात्रा करें तो LTC रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, क्या एडवांस मिलेगा या नहीं। चलिए समझते हैं। दोस्तों, CCS LTC रूल्स 1988 का रूल 15B इस कंफ्यूजन को पूरी क्लैरिटी के साथ दूर करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेंबर्स अलग अलग समय पर LTC अवेल करना चाहे तो गवर्नमेंट उनके लिए सेपरेट एडवांसेस सैंक्शन कर सकती है, बशर्ते हर व्यक्ति की जर्नी रूल्स के अनुसार एडमिसिबल हो। सिंपल शब्दों में समझे तो मान लीजिए एम्प्लॉई पहले ट्रैवल कर लेता है और फैमिली कुछ दिनों या हफ्तों बाद जर्नी शुरू करना चाहती है, तो डिपार्टमेंट आसानी से दो अलग एडवांसेस, एक एम्प्लॉई के लिए और दूसरा फैमिली के लिए, अप्रूव कर सकता है। इससे यह इंश्योर होता है कि हर व्यक्ति LTC का बेनिफिट ले सके, चाहे उनके ट्रैवल प्लान्स एक जैसे हों या बिल्कुल अलग। इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं उस रूल पर जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ट्रिकी साबित होता है, यानी फैमिली ट्रैवल का 6 मंथ रूल। दोस्तों, ये रूल कहता है कि जैसे ही फैमिली आउटवर्ड जर्नी शुरू करती है तो आउटवर्ड और रिटर्न दोनों जर्नी 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि लॉजिकल लिंक बना रहे और LTC जर्नी अननेसेसरीली लंबी न खींचे। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, जिंदगी हमेशा प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कभी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस बन जाती हैं, और कभी कोई कंपेलिंग पर्सनल रीजन डिले कर देता है, और यहीं पर यह रूल अपना प्रैक्टिकल साइड दिखाता है। दोस्तों, इस रूल में साफ लिखा है कि जेन्युइन हार्डशिप की सिचुएशंस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास यह पावर होती है कि वह 6 मंथ लिमिट को रिलैक्स कर सके। अगर फैमिली किसी वैलिड रीजन की वजह से रिटर्न जर्नी समय पर कंप्लीट नहीं कर पाती तो HOD बिना हायर अथॉरिटीज को केस भेजे एक्स्ट्रा टाइम अप्रूव कर सकता है। ये पावर भी कैजुअली नहीं दी गई है। HOD रिलैक्सेशन तभी देगा जब रीजन जेन्युइनली जस्टिफाइड हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से सपोर्टेड हो। दोस्तों, कई एम्प्लॉइज को लगता है कि अगर LTC एडवांस मिल ही रहा है तो क्यों ना आउटवर्ड और रिटर्न दोनों जर्नी का पैसा एक साथ ले लिया जाए। लेकिन क्या सच में यह इतना सिंपल है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, CCS LTC रूल्स 1988 का रूल 15C इस इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन को बहुत क्लियरली समझाता है, क्योंकि यह रूल बताता है कि एम्प्लॉई जर्नी शुरू होने से पहले ही आउटवर्ड जर्नी का भी एडवांस ले सकता है और रिटर्न जर्नी का भी। लेकिन यह सुविधा एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन के साथ मिलती है। इस रूल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई की लीव पीरियड
या फैमिली का हेडक्वार्टर्स से बाहर रहने का कुल समय 3 महीने यानी 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से अगर पहले से ही पता है कि एम्प्लॉई या फैमिली 90 डेज से ज्यादा बाहर रहने वाली है, तो गवर्नमेंट रिटर्न जर्नी के एडवांस को सैंक्शन नहीं करती और सिर्फ आउटवर्ड जर्नी का एडवांस रिलीज करती है। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई अनुज है जिसकी पोस्टिंग जयपुर में है और वह अपनी फैमिली के साथ एलटीसी पर शिलोंग जाने की प्लानिंग कर रहा है, और जैसे ही ट्रैवल प्लान फाइनल होता है वह सोचता है कि क्यों ना आउटवर्ड और रिटर्न दोनों जर्नीज का एडवांस एक साथ ले लिया जाए ताकि टिकट्स जल्दी और सस्ते रेट्स पर बुक किए जा सके। लेकिन जब वह अकाउंट्स सेक्शन में एडवांस एप्लीकेशन जमा करने जाता है तो डीलिंग क्लर्क सबसे पहले उससे यह पूछता है कि फैमिली कुल कितने दिनों तक हेडक्वार्टर्स से बाहर रहेगी, और अनुज एक्साइटमेंट में बता देता है कि ट्रिप तो 15 डेज का है, लेकिन उसके बाद फैमिली अपने होम टाउन में एक्स्ट्रा 80 डेज रुकने वाली है। तो यह सुनते ही क्लर्क तुरंत रूल एक्सप्लेन करता है कि अगर एम्प्लॉई या फैमिली 90 डेज से ज्यादा बाहर रहने वाली है तो गवर्नमेंट रिटर्न जर्नी का एडवांस सैंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद रिटर्न यात्रा निश्चित नहीं मानी जाती और मिसयूज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सिस्टम सिर्फ आउटवर्ड जर्नी का एडवांस ही रिलीज करेगा और रिटर्न जर्नी का खर्च बाद में या यात्रा पूरी होने के बाद रीइंबर्समेंट के रूप में ही क्लेम किया जा सकता है। और इस तरह एडवांस लेने से पहले ही अनुज को रूल की लिमिटेशन समझ में आ जाती है और उसका पूरा ट्रैवल प्लानिंग उसी के अनुसार एडजस्ट होता है। क्या होगा अगर आपने आउटवर्ड और रिटर्न दोनों जर्नीज का एलटीसी एडवांस ले लिया हो, लेकिन आपकी लीव या फैमिली की एब्सेंस 90 डेज की लिमिट से आगे बढ़ जाए? तो ऐसी सिचुएशन में क्या एलटीसी एडवांस अपने पास रखना वैलिड रहता है या उसे इमीडिएटली वापस करना मैंडेटरी हो जाता है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, CCS LTC रूल्स 1988 का रूल 15D इस सिचुएशन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है। यह रूल बताता है कि अगर एम्प्लॉई ने आउटवर्ड और रिटर्न दोनों जर्नीज का एडवांस पहले ही ले लिया था, यह मानकर कि जर्नी 3 महीने यानी 90 डेज के भीतर पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में लीव एक्सटेंड हो गई या किसी भी रीजन से एम्प्लॉई या उसकी फैमिली 90 डेज से ज्यादा बाहर रह गई, तो जैसे ही यह लिमिट क्रॉस होती है तो एम्प्लॉई को तुरंत एडवांस का आधा हिस्सा यानी रिटर्न जर्नी के लिए लिया गया पूरा अमाउंट वापस जमा करना होता है, क्योंकि जैसे ही एब्सेंस 90 डेज से ज्यादा हो जाती है रिटर्न जर्नी का एडवांस अपने आप इनवैलिड हो जाता है, और अगर इसे समय पर सेटल नहीं किया गया तो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी संजय है जो अजमेर में काम करता है और उसने अपनी फैमिली के साथ कोलकाता जाने के लिए एलटीसी लिया, और उसने आउटवर्ड के साथ साथ रिटर्न जर्नी का एडवांस भी ले लिया, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल क्लियर था कि वह 75 डेज के अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वह कोलकाता पहुंचा, उसकी मदर की तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें कुछ हफ्तों के लिए वहीं रुकने की सलाह दे दी, जिसके कारण उसकी लीव नेचुरली एक्सटेंड होती चली गई और देखते ही देखते उसकी फैमिली की एब्सेंस 90 डेज की लिमिट क्रॉस कर गई। और जैसे ही यह लिमिट क्रॉस हुई, रूल 15D के अनुसार रिटर्न जर्नी का एडवांस अपने आप इनवैलिड हो गया, जिससे संजय को तुरंत वही पूरा अमाउंट जो उसने रिटर्न जर्नी के लिए लिया था वापस जमा करना पड़ा। और अगर संजय यह मनी टाइम पर वापस न करता तो उसे बाद में अननेसेसरी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, पेनल्टीज और ऑडिट ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता। क्या होगा अगर आपने एलटीसी एडवांस तो ले लिया हो, लेकिन किसी वजह से 30 दिनों के भीतर अपनी यात्रा शुरू ही न कर पाए? क्या ऐसी स्थिति में कोई रिलैक्सेशन मिलती है या पूरा एडवांस तुरंत वापस करना पड़ता है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, CCS LTC रूल्स 1988 का रूल 15E में साफ लिखा है कि अगर एम्प्लॉई ने LTC एडवांस तो ले लिया, लेकिन 30 दिनों के भीतर आउटवर्ड जर्नी शुरू नहीं की, तो पूरा एडवांस तुरंत गवर्नमेंट को वापस करना होगा, बिना किसी डिले और बिना किसी एक्सक्यूज के। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रैवल बुकिंग्स हमेशा 30 दिनों के अंदर पॉसिबल नहीं होती, खासकर तब जब रेलवे और एयरलाइन टिकट्स बहुत पहले से बुकिंग के लिए ओपन हो जाती हैं। इसी प्रैक्टिकल चैलेंज को समझते हुए LTC रूल्स ने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रैवल के लिए अलग अलग टाइम लिमिट्स डिसाइड की है। दोस्तों, अगर आपकी जर्नी ट्रेन से होने वाली है तो गवर्नमेंट ने एडवांस लेने की टाइम लिमिट को काफी जेनरस रखते हुए 125 डेज तक बढ़ा दिया है, यानी लगभग 4 महीने और 5 दिन। इससे एम्प्लॉइज को रिजर्वेशंस ओपन होते ही टिकट्स बुक करने में आसानी रहती है और प्लानिंग स्मूथली हो जाती है। लेकिन जैसे ही मोड ऑफ ट्रैवल बदलता है, टाइम लिमिट भी बदल जाती है, क्योंकि एयर, सी या रोड ट्रैवल के लिए एडवांस लेने की अधिकतम लिमिट सिर्फ 65 डेज है, जो 2 महीनों से थोड़ा ज्यादा है। इसी प्रैक्टिकल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए रूल में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। अगर एडवांस 30 दिनों से पहले रिलीज किया गया है तो एम्प्लॉई को एडवांस लेने के 10 दिनों के भीतर कंफर्म्ड टिकट्स दिखानी होंगी,
भले ही एक्चुअल जर्नी 1 या 2 महीनों बाद हो। इसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट यह इंश्योर करना चाहती है कि एडवांस केवल उन्हीं एम्प्लॉइज को मिले जो वास्तव में ट्रैवल करने वाले हैं और सिर्फ फंड्स ब्लॉक करने के लिए एडवांस नहीं ले रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि एलटीसी जर्नी पूरी होने के बाद रीइंबर्समेंट क्लेम जमा करने की एक्चुअल डेडलाइन क्या होती है, और अगर वह समय चूक जाए तो क्या होता है? क्या डिलेड सबमिशन फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, या एम्प्लॉई को पूरा एलटीसी एडवांस और इंटरेस्ट एक साथ वापस करना पड़ता है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 का रूल 15F इस मैटर को बड़ी क्लैरिटी से समझाता है, क्योंकि यह रूल कहता है कि जैसे ही आपकी आउटवर्ड और रिटर्न दोनों जर्नीज कंप्लीट हो जाए, आपको रिटर्न जर्नी की तारीख से 1 मंथ के भीतर अपना फाइनल रीइंबर्समेंट क्लेम सबमिट करना अनिवार्य है। ये डेडलाइन सिर्फ एक फॉर्मल रूल नहीं है, बल्कि यह पूरे एलटीसी मैकेनिज्म की बैकबोन है। क्योंकि दोस्तों, अगर एम्प्लॉई इस 1 मंथ लिमिट को मिस कर देता है, तो गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट नॉन कंप्लायंस मानते हुए पूरा आउटस्टैंडिंग एडवांस एक ही बार में लंप सम रिकवर कर लेती है, वो भी बिना किसी इंस्टॉलमेंट की सुविधा के। यहीं से एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्योंकि एडवांस समय पर सेटल न करने पर न सिर्फ पूरा अमाउंट वापस देना पड़ता है, बल्कि पीनल इंटरेस्ट भी लगाया जाता है, जो हमेशा जीपीएफ इंटरेस्ट से 2% ज्यादा होता है, और यह इंटरेस्ट ड्रॉवल डेट से लेकर रिकवरी डेट तक चार्ज किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरी सिचुएशन में एम्प्लॉय क्लेम तो टाइम पर सबमिट कर देता है, लेकिन एडवांस का कुछ हिस्सा यूज नहीं होता और अनयूटिलाइज्ड बैलेंस रिफंड नहीं किया जाता। तो उस केस में भी गवर्नमेंट उस बचे हुए हिस्से को इंटरेस्ट फ्री नहीं छोड़ती, उस पर भी ड्रॉवल डेट से रिकवरी डेट तक इंटरेस्ट लागू होता है। हालांकि सिस्टम हर जगह रिजिड नहीं है, और तीसरी सिचुएशन में थोड़ी राहत भी मिलती है। दोस्तों, अगर किसी जेन्युइन और अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से एडवांस का कुछ हिस्सा एक्सेस ड्रॉ हो गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी सेटिस्फैक्शन के आधार पर उस एक्सेस अमाउंट पर इंटरेस्ट वेव कर सकती है। इससे पता चलता है कि सिस्टम जेन्युइन हार्डशिप को रिकॉग्नाइज करता है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय कंपेलिंग रीजंस की वजह से नॉर्मल टाइम लिमिट के भीतर क्लेम सबमिट नहीं कर पाता। इस प्रोसेस में मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस लेकर ऐसे डिलेड क्लेम्स को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन यह रिलीफ ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन यह है कि एम्प्लॉई ने पूरा एडवांस अमाउंट ड्रॉवल डेट से 3 मंथ्स के भीतर वापस कर दिया हो, और एडवांस समय पर रिटर्न करने के बाद ही मिनिस्ट्री केस पर विचार करती है। साथ ही ये कंडीशन भी लगाई जाती है कि एडवांस अमाउंट लंप सम में रिकवर होगा, और जितने समय तक गवर्नमेंट का पैसा एम्प्लॉई के पास रहा, उस पूरे ड्यूरेशन का इंटरेस्ट भी रिटर्न करना होगा। चलिए इस पूरे मैटर को एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी विक्रम है, जिसने अपने परिवार के साथ जयपुर से बेंगलुरु की एलटीसी जर्नी की। पूरी यात्रा आराम से कंप्लीट हुई और वह वापस आकर अपनी रूटीन ड्यूटी में लग गया। लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा था कि वह अपनी रिटर्न जर्नी की डेट से 1 महीने के भीतर एलटीसी क्लेम जमा करना भूल गया, और जब उसे याद आया तब तक 40 दिन बीत चुके थे। जैसे ही अकाउंट सेक्शन ने उसकी डिलेड सबमिशन देखी, उन्होंने सीसीएस एलटीसी रूल्स के रूल 50F के अनुसार इसे सीधा नॉन कंप्लायंस माना, और पूरा एडवांस जो उसे यात्रा से पहले मिला था, एक ही बार में लंप सम रिकवरी के लिए भेज दिया, जिससे विक्रम को तुरंत पूरी राशि वापस चुकानी पड़ी। और यही नहीं, क्योंकि उसने डेडलाइन मिस की थी, उस पर पीनल इंटरेस्ट भी लगा, जो जीपीएफ इंटरेस्ट से 2% अधिक था, और यह इंटरेस्ट ड्रॉवल डेट से रिकवरी होने तक की पूरी अवधि पर कैलकुलेट किया गया। और दोस्तों, विक्रम की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले साल जब फिर से विक्रम ने एलटीसी लिया और इस बार समय पर क्लेम तो जमा कर दिया, लेकिन उसकी यात्रा का कुल खर्च एस्टिमेट से कम निकला, और एडवांस का लगभग 3200 रुपए हिस्सा अनयूटिलाइज्ड रह गया, जिसे उसे तुरंत वापस करना चाहिए था। लेकिन वही पुरानी आदत, बिजी स्केड्यूल और पेपर वर्क में डिले की वजह से वह यह बचा हुआ अमाउंट लौटाना भूल गया। जैसे ही उसका क्लेम अकाउंट सेक्शन में पहुंचा, उन्होंने देखा कि क्लेम टाइमली है, लेकिन अनयूटिलाइज्ड बैलेंस रिफंड नहीं हुआ है, और रूल 15F के अनुसार गवर्नमेंट उस बचे हुए हिस्से को इंटरेस्ट फ्री नहीं छोड़ सकती। इसलिए विक्रम पर उसी दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, जिस दिन उसने एडवांस ड्रॉ किया था, और रिकवरी की तारीख तक पूरे 3200 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसके क्लेम से ही डिडक्ट कर लिया गया, जिससे विक्रम को फिर से फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा, और उसे यह कड़वा सबक मिला कि एलटीसी में सिर्फ क्लेम समय पर देना ही काफी नहीं है, एडवांस का बचा हुआ हिस्सा भी समय पर लौटाना उतना ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, विक्रम के लिए अगली बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि तीसरी यात्रा में उसने एलटीसी एडवांस लिया और प्लान के अनुसार जयपुर से कोची जाना था। लेकिन अचानक उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और एयरलाइन ने उसे हायर फेयर वाली दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया,
जिससे उसके टिकट्स का फाइनल कॉस्ट बदल गया और एडवांस का करीब 2,500 रुपए हिस्सा एक्सेस ड्रॉ हो गया, जो उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। जब उसने क्लेम सबमिट किया तो अकाउंट सेक्शन ने देखा कि यह एक्स्ट्रा अमाउंट उसका फॉल्ट नहीं है, बल्कि एयरलाइन की कंपल्शन की वजह से हुआ है, और उसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन, फ्लाइट कैंसिलेशन मैसेज, रिवाइज्ड टिकट फेयर, एयरलाइन कम्युनिकेशन अटैच कर दिए थे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने रूल के तहत उसे जेन्युइन हार्डशिप मानते हुए उस एक्सेस 2,500 रुपए पर इंटरेस्ट चार्ज न करने का फैसला किया, जिससे विक्रम को पहली बार एलटीसी सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी का एक्चुअल बेनिफिट मिला। अब दोस्तों, विक्रम के साथ एक और सिचुएशन तब सामने आई जब उसकी 4th एलटीसी जर्नी के बाद वह अपनी मदर की सर्जरी और घर के इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना उलझ गया कि रिटर्न जर्नी की तारीख से 1 महीने के भीतर क्लेम सबमिट ही नहीं कर पाया, और जब उसे याद आया तब तक लगभग 2 महीने बीत चुके थे। उसने तुरंत अकाउंट सेक्शन से संपर्क किया, जहां उसे बताया गया कि क्लेम अब नॉर्मल प्रोसेस में एक्सेप्ट नहीं हो सकता, लेकिन मिनिस्ट्री फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस लेकर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिलेड क्लेम एडमिट कर सकती है, बशर्ते वह पहली मैंडेटरी कंडीशन पूरा कर चुका हो, यानी उसने अपना पूरा एलटीसी एडवांस ड्रॉवल डेट से 3 महीनों के भीतर वापस कर दिया हो। विक्रम ने राहत की सांस ली, क्योंकि इमरजेंसी के बीच उसने एडवांस समय पर वापस कर दिया था, जिसके आधार पर मिनिस्ट्री ने उसके केस को कंसिडर किया, लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी स्पष्ट रूप से लगा दी कि एडवांस अमाउंट लंप सम में रिकवर माना जाएगा, और जितने समय तक गवर्नमेंट का पैसा विक्रम के पास रहा, उस पूरी ड्यूरेशन का इंटरेस्ट उसे भरना होगा। फिर भी विक्रम के लिए यह बड़ी राहत थी कि जेन्युइन कंपेलिंग रीजंस को देखते हुए उसका डिलेड क्लेम फाइनली एडमिट कर लिया गया, जिसने उसे यह महसूस कराया कि सिस्टम डिसिप्लिन रखता है, लेकिन अनअवॉइडेबल इमरजेंसीज में फेयर चांस भी देता है। क्या डेप्यूटेशन पर काम कर रहे किसी ऑफिसर को रिवर्जन होते ही लीव लेकर एलटीसी अवेल करने की अनुमति मिल सकती है? और ऐसे मामलों में एलटीसी एडवांस आखिर पेरेंट ऑफिस सैंक्शन करेगा या बोरोइंग ऑफिस करेगा? दोस्तों, यही वे प्रैक्टिकल सवाल हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और जिनके लिए एलटीसी रूल्स एक बिल्कुल स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर निर्धारित करते हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, प्रोसेस शुरू होता है उस मोमेंट से जब ऑफिसर डेप्यूटेशन खत्म करके अपने पेरेंट ऑफिस में रिवर्ट होने वाला होता है। अगर ऑफिसर रिवर्ट होते ही लीव पर जाना चाहता है और उसी लीव पीरियड में एलटीसी अवेल करना चाहता है, तो रूल कहता है कि उसे यह बात अपनी लीव एप्लीकेशन में पहले ही साफ साफ मेंशन करनी होगी। इससे शुरुआत से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अगला स्टेप बोरोइंग डिपार्टमेंट का होता है, यानी वह डिपार्टमेंट जहां ऑफिसर डेप्यूटेशन पर काम कर रहा था। दोस्तों, ऑफिसर की लीव एप्लीकेशन को पेरेंट यानी लेंडिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते समय बोरोइंग डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट नोट जोड़ता है कि अगर लीव सैंक्शन होती है तो वे ऑफिसर को एलटीसी एडवांस सैंक्शन करने को तैयार हैं। जैसे ही पेरेंट डिपार्टमेंट लीव सैंक्शन कर देता है, पूरा मामला बोरोइंग डिपार्टमेंट के पास वापस आ जाता है। बोरोइंग डिपार्टमेंट का कंट्रोलिंग ऑफिसर जो टीए और एलटीसी मैटर्स संभालता है, वो ऑफिसर के लिए एलटीसी एडवांस सैंक्शन करता है और उसकी कॉपी पेरेंट डिपार्टमेंट को भेज देता है। यहीं से पेरेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी शुरू होती है। अब उनका काम यह इंश्योर करना होता है कि एलटीसी एडवांस का प्रॉपर टाइम पर एडजस्टमेंट हो और फाइनल सेटलमेंट बिना किसी डिले के पूरा किया जाए। अगला स्टेप साफ बताता है कि अगर ऑफिसर की फैमिली अकेले ट्रैवल करना चाहती है, चाहे कुछ मेंबर्स या पूरी फैमिली, तो भी यही प्रोसीजर लागू होगा। यानी ऑफिसर ट्रैवल करे या उसकी फैमिली, बोरोइंग और पेरेंट डिपार्टमेंट्स की रोल बिल्कुल सेम रहती है। फाइनली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही बोरोइंग डिपार्टमेंट एडवांस सैंक्शन करता है, लेकिन फाइनल एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल बर्डन हमेशा उसी डिपार्टमेंट पर आता है जो एंड में एलटीसी क्लेम को बेयर करता है, यानी पेरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑफिसर अंत में रिवर्ट होकर वहीं ज्वाइन करता है। मान लीजिए दोस्तों, एक ऑफिसर मिस्टर अरविंद है जो पिछले 2 साल से बैंगलोर के एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में डेप्यूटेशन पर काम कर रहा है, और अब उसका डेप्यूटेशन पीरियड खत्म होने वाला है। इसलिए उसे अपने पेरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में रिवर्ट होना है। इसी बीच अरविंद ने प्लान बनाया कि रिवर्ट होते ही वह अपने होम टाउन पटना जाने के लिए एलटीसी अवेल करेगा, ताकि वह अपनी एल्डरली पेरेंट से मिल सके। इसलिए उसने डेप्यूटेशन से रिलीज होने से पहले ही अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट करते समय साफ साफ लिख दिया कि वह रिवर्जन होते ही लीव पर जाएगा और उसी लीव पीरियड में एलटीसी अवेल करना चाहता है, जिससे बोरोइंग डिपार्टमेंट बिगिनिंग से ही इस इंटेंशन के बारे में अवेयर हो गया। अब जैसे ही उसकी लीव एप्लीकेशन पेरेंट डिपार्टमेंट को भेजी गई, तो बोरोइंग डिपार्टमेंट ने उस पर एक इंपॉर्टेंट नोट जोड़ दिया कि यदि लीव सैंक्शन होती है तो वे अरविंद को एलटीसी एडवांस सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं, और पेरेंट डिपार्टमेंट ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के लीव अप्रूव कर दी।
अप्रूवल मिलते ही पूरा मामला फिर बोरोइंग डिपार्टमेंट के पास वापस आ गया, जहां टीए और एलटीसी मैटर्स देखने वाला कंट्रोलिंग ऑफिसर ने अरविंद के नाम एलटीसी एडवांस सैंक्शन कर दिया और उसकी सैंक्शन कॉपी पेरेंट डिपार्टमेंट को भेज दी, जिससे दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रही। इसी के बाद पेरेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई, क्योंकि अब उनका काम यह इंश्योर करना था कि रिटर्न के बाद अरविंद के एलटीसी एडवांस का टाइमली एडजस्टमेंट हो और उसका इंटायर सेटलमेंट बिना किसी डिले के प्रोसेस हो, और प्रक्रिया बिल्कुल वही रहती यदि अरविंद की जगह उसकी फैमिली अकेले ट्रैवल करती, क्योंकि रूल्स साफ कहते हैं कि ऑफिसर ट्रैवल करे या उसकी फैमिली डेप्यूटेशन के केसेस में बोरोइंग और पेरेंट डिपार्टमेंट्स की रोल बिल्कुल सेम रहता है। अंत में सबसे क्रिटिकल हिस्सा आता है, जहां ये क्लियर होता है कि यद्यपि बोरोइंग डिपार्टमेंट एडवांस सैंक्शन करता है, लेकिन फाइनल एक्सपेंडिचर का पूरा फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट डिपार्टमेंट पर ही आता है, क्योंकि ऑफिसर अंत में रिवर्ट होकर वहीं ज्वाइन करता है और एलटीसी क्लेम का फाइनल पेमेंट भी वही डिपार्टमेंट पेयर करता है। और इस तरह अरविंद की पूरी यात्रा इस वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के कारण स्मूथली कंप्लीट हो पाती है, जहां एक डिपार्टमेंट एडवांस जारी करता है, दूसरा सेटलमेंट देखता है और ऑफिसर बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्शन के अपने लीव और एलटीसी दोनों को एंजॉय कर लेता है। चलिए अब एलटीसी एडवांस के की पॉइंट्स को समझते हैं। गवर्नमेंट एलटीसी एडवांस केवल एस्टिमेटेड रीइंबर्सेबल फेयर के 90% तक ही दिया जाता है और इसकी कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रिक्टली एंटाइटलमेंट रूल्स के अनुसार की जाती है। यदि कोई एम्प्लॉई और उसके फैमिली मेंबर्स अलग अलग समय पर ट्रैवल करते हैं तो सेपरेट एलटीसी एडवांसेस सैंक्शन किए जा सकते हैं, बशर्ते हर जर्नी रूल्स के अनुसार एडमिसिबल हो। जैसे ही फैमिली आउटवर्ड जर्नी शुरू करती है, पूरी एलटीसी ट्रिप को 6 मंथ्स के भीतर कंप्लीट करना अनिवार्य होता है, जब तक कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जेन्युइन हार्डशिप और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इस लिमिट को रिलैक्स न कर दे। एम्प्लॉई आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों का एलटीसी एडवांस एक साथ ले सकता है, लेकिन केवल तभी जब एम्प्लॉई या फैमिली की टोटल एब्सेंस हेडक्वार्टर्स से 90 डेज से ज्यादा न हो। अगर एम्प्लॉई या फैमिली 90 डेज से अधिक बाहर रहती है तो रिटर्न जर्नी का एलटीसी एडवांस अपने आप इनवैलिड हो जाता है और एम्प्लॉई को वह अमाउंट तुरंत रिफंड करना होता है। अगर एलटीसी एडवांस यात्रा से 30 डेज पहले रिलीज किया गया है तो एम्प्लॉई को एडवांस लेने के 10 डेज के भीतर कंफर्म्ड टिकट्स सबमिट करनी होंगी, भले ही एक्चुअल जर्नी बाद में हो। एलटीसी जर्नी कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉई को रिटर्न जर्नी की तारीख से 1 मंथ के भीतर फाइनल रीइंबर्समेंट क्लेम सबमिट करना होता है, नहीं तो पूरा एलटीसी एडवांस लंप सम में रिकवर कर लिया जाता है बिना इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के। एलटीसी एडवांस का कोई भी अनयूटिलाइज्ड हिस्सा तुरंत रिफंड करना आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट उस अनयूज्ड अमाउंट पर ड्रॉल से रिफंड तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। जेन्युइन और अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्सेस एडवांस पर लगने वाला इंटरेस्ट वेव कर सकती है, बशर्ते रीजंस जस्टिफाइड और डॉक्यूमेंटेड हों। अगर एम्प्लॉई कंपेलिंग रीजंस के कारण नॉर्मल डेडलाइन के भीतर एलटीसी क्लेम सबमिट नहीं कर पाता तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस लेकर डिलेड क्लेम को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब पूरा एडवांस ड्रॉल के 3 मंथ्स के भीतर रिफंड कर दिया गया हो। डिलेड क्लेम एक्सेप्ट होने के बावजूद एम्प्लॉय को फुल एडवांस लंप सम में रिफंड करना होगा और जितने समय तक गवर्नमेंट का पैसा उसके पास रहा उस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट भी वापस करना होगा।